आपने देखा होगा कि पिछले जो अभी वर्तमान में जो अभी गया था मानसून सत्र, उस मानसून सत्र के दौरान दूसरे दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर ही पद से इस्तीफा दिया गया था। अभी तक ऐसा पता नहीं चला कौन सा स्वास्थ्य कारण था, पर ठीक है, हम उस चीज़ में नहीं जाते। हमें ये डिस्कस करना है कि भाई वो राजनीतिक चर्चा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उन्होंने क्यों दिया, क्या दी, किस लिए दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये डिस्कशन करना है क्या उपराष्ट्रपति का पद वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना रहती है। जो टॉपिक हॉट टॉपिक रहता है करंट में, उससे रिलेटेड उसका जो बेसिक बैकग्राउंड, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में और उपराष्ट्रपति का पद चर्चा में क्यों है, इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति प्लस चुनाव आयोग के रिलेटेड में एमसीक्यू आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो पहले हम इसके बारे में बेसिक थोड़ा जानकारी ले लें कि ये पद चर्चा में क्यों है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कितने सब टॉपिक में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, चर्चा में क्यों। दूसरा, संविधान में वर्णन कहाँ किया गया है। ठीक है। तीसरा, सभापति के रूप में कार्य, नियुक्ति, सभापति के रूप में कार्य एंड योग्यता, चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है। शपथ एंड हटाने की प्रोसेस। इससे रिलेटेड मैं आपके सामने इतने सब टॉपिक चर्चा में क्यों था, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें एनडीए और इंडिया ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। नामांकन हो गया, 9 सितंबर को इसका चुनाव है और उसी दिन उसका मतदान, उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। दूसरा, वर्णन। भाई, उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन संविधान के भाग 5 के तहत, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 के तहत किया गया है। अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो भारत का सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट में तो क्या है, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक सबसे बड़ा, मतलब प्रथम नागरिक माना जाता है। द्वितीय नागरिक कौन माना जाता है? उपराष्ट्रपति, संवैधानिक तौर पर। हम सभी जानते हैं पावरफुल तो प्रधानमंत्री होता है, परंतु यदि किसी कार्यक्रम में किसी यदि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति दोनों हैं तो उस कार्यक्रम में जो प्रोटोकॉल है उसमें उपराष्ट्रपति को सम्मान प्रधानमंत्री कंपेयर ज़्यादा मिलेगा और उन्हें चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना होता है कि भाई ये जो दूसरा आर्टिकल 64 में प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 64 कि जो आर्टिकल 63 के तहत जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है वो आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का उपसभापति होगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में कोई अलग से कार्य शक्ति निर्धारित नहीं की गई है, उसका एक ही कार्य निर्धारित कर दिया है कि भाई जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? उपसभापति, वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 में क्या हो गया कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा और सभापति के रूप में इसके कार्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। एक इसका कार्य, एक मतलब अल्पकाल के लिए जब राष्ट्रपति अपना पद से नियुक्त की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे तो उस प्रोसेस में ये 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का एकमात्र कार्य यदि है तो सभापति के रूप में है। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, ये इसके लिए हमें समझना कि इसकी योग्यता क्या क्या होगी। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? जैसे वर्तमान में चुनाव चल रहा है तो उसमें दो व्यक्ति, जैसे सीपी राधाकृष्णन जी एंड जी किशन वो रेड्डी जी, शायद उसका तमिलनाडु के जो सुप्रीम कोर्ट के, आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनकी योग्यता क्या है कि भाई उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। 35 वर्ष। ठीक है। दूसरी योग्यता उसकी क्या है
कि भाई साहब एक तो भारत का नागरिक तो होना ही है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। और एक अगला है लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद से आशय है कि संसद ने लाभ का पद ना हो। कोई व्यक्ति जैसे ऐसे पद जो सरकार द्वारा कार्यालय वेतन प्राप्त करता हो तो ऐसे पद को लाभ का पद माना गया है, परंतु उसमें भी सरकार ने, ये संसद ने अपवाद बना दिया, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, महोदय, राज्यपाल, ये लाभ के पद पर नहीं होंगे। मतलब ऐसे यदि कोई राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दिए बगैर भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि वो जीत जाता है तब उसको अपने राज्यपाल पद से, जैसे एनडीए ब्लॉक के जो उम्मीदवार है राधाकृष्णन जी, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, उनकी इच्छा हो तो दे सकता है, नहीं तो उसको ऐसा कोई संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो अपवाद है राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत गए तब वो इस्तीफा देंगे, नहीं जीते, हार गए तो राज्यपाल बने रहेंगे। तो योग्यता में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, अब राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, जैसे कम से कम उसकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वही जब चीज़ें जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कुछ योग्यता है उसकी, लाभ का पद धारण ना किया हो। उसके बाद में चुनाव, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भाई साहब, उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 66 में वर्णन किया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय, गुप्त मत, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के द्वारा। अप्रत्यक्ष तात्पर्य है कि ये जनता द्वारा सीधा नहीं होगा। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली है जिसमें नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का क्या किया जा रहा है, चुनाव किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अप्रत्यक्ष आधार पर चुनाव किया जाता है, परंतु उपराष्ट्रपति का चुनाव, सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाता है, परंतु राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसके बाद में उपसभापति, उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या किया जाएगा, अप्रत्यक्ष आधार। इसमें मतलब कि सांसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य, राष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति में लोकसभा में निर्वाचित, हेलो, लगो मैं थोड़ी देर से जाकर मैं क्लास में हूँ। तो भाई सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष आधार पर होगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से होगा। मतलब कि क्या होगा कि राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्य मिलकर, राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, उप, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित प्लस मनोनीत। मनोनीत से तात्पर्य, क्योंकि लोकसभा में अब तो नहीं होता है, क्योंकि 104 संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोग मनोनीत किए जाते थे उसका प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति नहीं रहेगा, परंतु राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों व्यक्ति भाग ले सकते हैं। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि इसमें व्हिप का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को यदि क्योंकि क्या होता है, राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी किया जाता है कि भाई, व्हिप का मतलब क्या होता है कि भाई एनडीए गठबंधन ने अपने सभी उम्मीदवार, अपने पार्टी के जितने मेंबर हैं उनको बोल दिया कि आपको इसी व्यक्ति को चुनाव में वोट देना है, और वोट भी उनके सामने खुला मतपत्र से बताए जाते हैं, उनके जो व्हिप सचेक है वो चेक करता है किसको वोट दिया जा रहा है। परंतु उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप का कोई प्रावधान नहीं। यदि इंडिया ब्लॉक का कोई व्यक्ति चाहे तो एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव में वोट दे सकता है, उसको चेक नहीं किया जाएगा। ये इंडिया का कोई व्यक्ति इंडिया में चुनाव, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दे सकता है, तो इसमें व्हिप का प्रावधान नहीं है।
तो इस जैसे मान लो चुनाव की प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि एक उम्मीदवार ए है जो सीपी राधाकृष्णन जी मान लो, और बी है जो रेड्डी साहब है। ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो सदस्य क्या करेंगे, अपनी वरीयता निर्धारित करेंगे। वरीयता में क्या होगा, जैसे मान लिए ये एनडीए का उम्मीदवार है और ये इंडिया का उम्मीदवार है, ठीक है। जो ए सदस्य है, सदस्य कोई भी सदस्य है, वो अपना क्या करेगा, वरीयता क्रम निर्धारित करेगा। वो क्योंकि क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई उम्मीदवार सदस्य है, वो उसने अपनी वरीयता क्रम इसको 1 दे दिया कि मतलब पहला वोट मेरा किसी को जाएगा तो वो इसको जाएगा, पहले नंबर पे मेरी प्रायोरिटी कौन रहेगी, कौन रहेगा, इंडिया का उम्मीदवार। दूसरे नंबर पे वो चाहे तो वरीयता दे सकता है, चाहे उस कॉलम को खाली छोड़ सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसने इसको वरीयता दे दी ए नंबर पे और इनको वरीयता दी 2 नंबर पे। कोई एक अन्य सदस्य है, उन्होंने वरीयता दे दी इनको 2 नंबर और फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखा। थर्ड कोई सदस्य आता है, उन्होंने वरीयता दे दी एक को, इनको 2 को। अब ये गिना जाएगा कि कौन व्यक्ति प्रथम वरीयता प्राप्त है। एनडीए का उम्मीदवार 2 बार प्रथम वरीयता प्राप्त कर चुका है। टोटल सदस्य मान लीजिए 3 ही थे संसद में, चुनाव की मतगणना हो रही है। मतगणना के दौरान देखा जाएगा कि एनडीए का उम्मीदवार 2 व्यक्ति से प्रथम वरीयता प्राप्त कर चुका है, जबकि इंडिया का उम्मीदवार केवल 1 व्यक्ति से प्रथम वरीयता प्राप्त करा। मतलब इस व्यक्ति को 2 व्यक्ति चाह रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति बने, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, विजेता घोषित किया जाए, घोषित हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने इसको एक की जगह पे 1 2 2, और यहाँ भी क्या हुआ कि 1 2 2 वरीयता दे दी। तो फिर ऐसे चरण में द्वितीय क्रम की वरीयता, द्वितीय क्रम की मतगणना होती है, और उसमें ये निर्धारित किया है कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको द्वितीय वरीयता मिली, तृतीय वरीयता मिली, तो वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में शपथ, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। हटाने की प्रोसेस क्या है, अब जैसे धनखड़ साहब यदि अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो हो सकता था कि सरकार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अविश्वास प्रस्ताव जैसे शब्द मात्र सरकार के खिलाफ यूज किया था, परंतु इसमें भी यूज कर सकते हैं हम टेक्निकली। अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए हटाने के लिए प्रोसेस कोई प्रस्ताव कोई सरकार या विपक्ष द्वारा लाया जाता है, क्योंकि बीच में पिछले साल विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा चली थी। तो क्या होता है, आर्टिकल 67B में प्रावधान किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है किसी सदस्य के खिलाफ, तो उसके 2 प्रोविजन है। नंबर 1 कि लगभग 50 सदस्य यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य, और लोकसभा में लाया जा रहा है 100 सदस्य उसके फेवर में होने चाहिए। नंबर 2 क्या, ऐसे सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को लगभग 14 दिन पहले कानूनी नोटिस दिया जाना चाहिए। कितने दिन का, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि आप इस पास प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो इसमें क्या होता है, यदि राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है और लोकसभा उसमें सहमति हो जाती है। विशेष बहुमत मतलब क्या, उपस्थित मत करने वाले सदस्यों जो कुल का 50+ हो। कितना हो, 50+ हो। मान लीजिए राज्यसभा में 250 टोटल है, 245 है वर्तमान में, 5 खाली है, 250 तो मैक्सिमम हो सकती है। तो 245 में से उस दिन उपस्थित 200 व्यक्ति थे, तो उपस्थित का 50% +1 मतलब 201 व्यक्ति फेवर होना चाहिए जो कुल का आधे से अधिक हो। कुल का आधा कितना होना, कुल का आधा मतलब कि 245 का आधा कितना हो सकता है, 123। 123 व्यक्ति इसके फेवर होने चाहिए, 123 या 124 व्यक्ति इसके फेवर में होने चाहिए, प्लस 50+ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कुल का आधा 123 है, 123 उस दिन यदि मान लीजिए 100 ही व्यक्ति रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 51 व्यक्ति फेवर में होना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मिनिमम 123 वोट तो चाहिए ही चाहिए हटाने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी दिन राज्यसभा बैठी, उस दिन प्रस्ताव लाया और राज्यसभा उस दिन उपस्थित कितने व्यक्ति थे, 100 थे, कुल कितना 245, तो 100 उपस्थित थे तो प्रस्ताव पारित की सामान्य सीमा क्या है, 50+1 होनी चाहिए।
तो 100 का 50 प्लस 1 51, पर 51 में सभापति को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि प्रोविजन क्या है, कुल का आधा कितना 123, तो 123 प्लस 1 व्यक्ति ही जब सभापति प्रस्ताव पारित करेंगे तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये प्रस्ताव फिर पास होने के बाद लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में सामान्य प्रोसेस कि भाई 50 उपस्थित या मत करने वाले में 50% व्यक्ति यदि फेवर में है तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, और उस पर राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी और उसे प्रस्ताव हटा दिया जाएगा। सबसे पहले आता है उपराष्ट्रपति का कार्य। आर्टिकल 64 में उप सभापति के रूप में करता है वो, सभापति के रूप में कार्य है उसके। सभापति के रूप में उसके कार्य क्या है? नंबर 1, सदन का संचालन करना, कार्य का संचालन करना, सदन का संचालन करना, प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाए गए विभिन्न प्रस्तावों को, इस सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति देना या अस्वीकृति करना। ठीक है, प्रस्तावों को स्वीकृति देना, को स्वीकृति या अस्वीकृति। तीसरा क्या है? विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गई, है ना, कार्य संचालन समिति हो गई, आचार संहिता हो गई, आदि समिति का क्या करना? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। दल बदल अधिनियम जो 1985 में लाया गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के